Am I audible बेटा? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. सर लास्ट लेक्चर में डाउट है सर। बोलो ना। सर आपने वो बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल फॉलोज E2 मैकेनिज्म, बट उसका कंपटीशन SN2 के साथ होता है ना? प्राइमरी अल्कोहल्स। हाँ सर, सर वो SN2 के साथ कैसे कंपटीशन होता है वो समझ नहीं आया मुझे। प्राइमरी अल्कोहल्स किस चीज के रिएक्शन क्या है? सर आपने से E2 मतलब 2CH3CH2OH H2SO4 के साथ। तो डिहाइड्रेशन बोलो ना। अच्छा ओके सर, वैसे हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हो? सर इसमें SN2 का कैसे होगा सर? SN2 कैसे हो रहा है हाँ ऐसा सर, पूछो। यस सर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल प्राइमरी के लिए। H2SO4 तुमने इसमें डाला तो यस H2SO4 इज अ प्रोटॉन डोनर. Proton donor will protonate this oxygen. तो ये protonated alcohol हो गया. Now this can be considered as a leaving group. Can I write formula equivalent to CH3CH2Lg and CH3CH2Lg आपका substitution reaction देता है. उसके लिए you need a nucleophile. CH3CH2OH itself a nucleophile will attack this carbon and अच्छा Lg will be removed. ईथर ना? Yes. ओके सर। और सर सेकंड डाउट क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर, ये समझा। फिर बेस सर लास्ट पार्ट प्राइमरी KI और सेकेंडरी KI था ना? हाँ लास्ट पार्ट प्राइमरी के आई, ये क्या होता है? सर, काइनेटिक आइसोटोप है। ओ, काइनेटिक आइसोटोप. चलो और बोलो बेटा, और कोई कंफ्यूजन डाउट्स इधर? सर बोलो ना. सर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट और सेकेंडरी में होता क्या एग्जैक्टली? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप और सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप में डिफरेंस क्या होता है, आप ये पूछ रहे हो ना बेटा? यस सर। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप का इफेक्ट का मतलब है कि देयर इज आइसोटोपिक इफेक्ट. सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है नेग्लिजिबल इफेक्ट, सो दैट मींस नो इफेक्ट. क्या समझ में आया मेरी बात? ओके सर। आप समझ लो ऐसा कि इट्स लाइक कि एक एक में पेट भर गया, खाना खिला दिया गया, और एक में खाली टेस्ट कराया गया. तो टेस्ट कराया गया और पूछा जाए कि क्या तुमने खाना खाया, तो तुम क्या कहोगे? मतलब इट्स डिफिकल्ट टू से ना. तो सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट वही होता है जिसमें आइसोटोपिक इफेक्ट या रेट में चेंज उतना ज्यादा नहीं होता. ओके सर। सर आपने मैंने आपको रेंज. बोलो तो बोलो. सर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था कि कुछ पहला था कि कंसर्टेड रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन स्टेट करके। सर तो हाँ बिल्कुल. कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब सर नहीं समझा। ब्रैकेट में लिख लो 1 स्टेप. अच्छा ओके। तो और किसी को कोई डाउट है बेटा, और शुड आई कंटिन्यू? सर प्लीज वेट. हाँ प्लीज व्हाट? एक मिनट बस नोट्स पढ़ रहा हूँ. ओके. सब लोग रिवाइज कर लो भाई, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ लास्ट लेक्चर सर नोट. वो CD बॉन्ड रेट को कैसे इफेक्ट करता है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. ठीक है.
So are you speaking? Perhaps this I gave last lecture, but फिर भी आप दोबारा लिख लो, जो चीज छूट गई हो उसको आप नोट कर लो। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, आप देख लो। Isotopically labeled bond is not broken. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बॉन्ड जिसकी आप बात कर रहे हो वो अगर आरडीएस में टूटता है तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट या फिर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। खाली आप इसको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी बोल सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखा प्राइमरी सेकेंडरी तो इट इज कंसीडर्ड एज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, प्राइमरी मान के चलते हैं उसको। इसको रिमूव कर दे बेटा स्क्रीन। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर भी रेंज क्या था बेटा? 1 to 1 to 1 1.5. to 1.5। कोई बच्चा बोल सकता है 1.5 से 3 के बीच में क्या होगा? तो आंसर है कि वो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसको प्राइमरी में रखें कि सेकेंडरी में। मतलब तुम खाना खाते समय 6 चपातियां खाते हो फॉर एग्जाम्पल, और टेस्ट करने के लिए हाफ चपाती दी जाती है। मान लीजिए कि आपको 1 चपाती दे दी गई, तो बोला गया बताओ टेस्ट करवाया गया या पूरा खाना खा लिया आपने? तो आप बता नहीं पा रहे हो, आप इसी स्टेज पे हो। वही सिचुएशन समझ लो यहाँ पर है कि देयर इज सम डेटा जहां पर वी आर अनेबल टू से वेदर इट इज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट और सेकेंडरी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। किसी ने बोला कि ये एक बार बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं। एक तो देखो, जैसे एग्जांपल मैं चूज करता हूं ऐसा, तो याद करिए E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है, यही होता है ना बेटा। यहाँ का जो बॉन्ड पेयर होता है वो ऐसे ड्रॉप कर दो, एकदम सिंपल स्टाइल है, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट बेटा प्रोडक्ट लिखने में? नो सर। नहीं। और अगर मैं इसको डी से रिप्लेस कर दूं तो भी वही होने वाला है, सेम स्टाइल में। ये तोड़ोगे, इसका बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा, ये आगे बढ़ेगा और निकल जाएगा। ठीक, इसमें भी वही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने में कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये दोनों हो रहा है, ये भी वन स्टेप है, ये भी वन स्टेप है। वन स्टेप का मतलब क्या होता है? सेम स्टेप इज आरडीएस। आई होप आप समझ पा रहे हो। जब स्टेप एक से ज्यादा होगा तब आपको पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा आरडीएस होगा। लेकिन अगर स्टेप एक ही हो रहा है, इन ओनली वन स्टेप एक्शन इज प्रोसीडिंग, तो इसका मतलब है कि वही आरडीएस होगा। और अगर वही आरडीएस होगा, इसका मतलब है अगर तुमने सीएच से सीडी कर दिया तो वो आरडीएस में ही टूटा। और अगर आरडीएस में ही टूट रहा है तो देयर विल बी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट।
इसलिए E2 में हमेशा काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट तो होगा ही होगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? Yes, sir. किसी ने पूछा कि कैन यू राइट फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस? कोई बताएगा बेटा आरडीएस का फुल फॉर्म? Rate determining step. Redetermining sir. हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं, इसमें लिख लीजिएगा कि सिंस E2 is one step reaction, so that step is RDS. So isotopically labeled bond is broken in RDS only. So there is kinetic isotope effect. Kinetic मतलब प्राइमरी। बताइए बेटा, इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा? अगर मैं R1 लिख दूं और इधर R2 लिख लूं, so what should I write? R1. R2 greater than Sir, R2 ग्रेटर कैसे हो सकता है? तो CD R1 है। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर R1 होता है। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस स्ट्रॉन्गर का इफेक्ट तभी पता चलता है जब बॉन्ड RDS पे ब्रेक हो। yes. ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। आई होप ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे। Sir, यस बेटा, the isotopically labeled bond क्या होता है? आइसोटोपिकली लेबल्ड बॉन्ड मतलब कई बार ऐसा लिख देता है ना कि O16 O18, तो आइसोटोपिकली आपने लेबल किया हुआ है, लेबलिंग कर दी बेटा। क्या समझ में आया? Okay, sir. done sir. सबने कर लिया बेटा? So just Sir, done. Sir, done. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। नो हाइड्रोजन एक्सचेंज। So can you repeat? No hydrogen exchange. ये टॉपिक का नाम है। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है।
नो हाइड्रोजन एक्सचेंज, इसको फिर आगे लिखेगा दिस इंडिकेट्स this indicates that carbon ion is not formed reversibly as intermediate. Not formed reversibly as intermediate. Reversibly as intermediate. और इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, ये अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा पॉइंट। सर एक केवल बार इस आप पॉइंट रिपीट कर सकते हो प्लीज? केवल इस पॉइंट को लिख कर रखना है, इसका डिस्कशन अब बाद में करेंगे। लिखिएगा जिन बच्चों का छूट गया है पॉइंट, नो हाइड्रोजन एक्सचेंज, नो हाइड्रोजन एक्सचेंज, दिस इंडिकेट्स दैट carbon ion is not formed, carbon ion is not formed reversibly as intermediate. Carbon ion is not formed reversibly as intermediate. ठीक है? Yes, sir. इस पॉइंट को केवल लिख कर रखना है। Now we are going to discuss one of the important points and the most difficult. ठीक है, तो उसको अच्छे से लिखिएगा। और ये स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड वाले पॉइंट्स होंगे, 5th पॉइंट भी और 6th पॉइंट भी। ठीक है, आई रिपीट, 5th पॉइंट भी और 6th पॉइंट भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब आप समझ लो आगे की जो पॉइंट्स है लगभग लगभग तुम्हारे लिए बड़े डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, बाकी अगर कम भी समझ में आए तो स्टेटमेंट यूज करना शुरू कर देना। यहाँ पर लिखिएगा 5th पॉइंट पे, पहले नोट लिख लो। Stereochemical requirement. Sir, this comes under characteristics of heat reaction, right? हाँ, अभी 8-9 पॉइंट्स जाएंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. Stereochemical requirement. Stereochemical requirement of an E2 reaction. Stereochemical requirement of an E2 reaction is that two leaving groups, two leaving groups one is called electrofugal and one is called nucleofugal. Bracket closed. And the two carbon atoms, the two carbon atoms
to which they are attached. All these four atoms, all these four atoms, all these four must lie in the same plane. और इसको नाम देते हैं पेरीप्लेनर, पेरीप्लेनर ज्योमेट्री. So full stop. क्या फुल फॉर्म? तो नहीं फुल स्टॉप है इसके आगे. इसके आगे कुछ नहीं, फुल स्टॉप. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. देखो, जैसे मान लो कि तुमने कोई एग्जाम्पल चूज किया जिसमें H को रिमूव होना है और Br को रिमूव होना है, तो ये जो H है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफ्यूगल लीविंग. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफ्यूगल लीविंग. इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफ्यूगल, अरे यार F लिख लेना, न्यूक्लियोफ्यूगल लीविंग. How did you decide कौन सा इलेक्ट्रोफ्यूगल एंड कौन सा न्यूक्लियोफ्यूगल? जो किसी इलेक्ट्रॉन रिच के साथ कंबाइन हो जाए वो इलेक्ट्रोफ्यूगल है. जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा उसको न्यूक्लियोफ्यूगल बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा उसको इलेक्ट्रोफ्यूगल बोलेंगे. क्या आप समझ पा रहे हो? Yes. लीव दोनों को होना. Should I remove this? So just तो इसका डायग्राम बना देते हैं. परहैप्स आप सब बच्चों को याद होगा. इस डायग्राम का को क्या बोलते हैं बेटा? horse projection. सौ हॉर्स प्रोजेक्शन. तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन, ये कार्बन. आप समझ पा रहे हो किन चार की बात की जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा डिजाइन क्या हो सकता है? अब भी परहैप्स आप समझ पा रहे होगे किन चार की बात की जा रही है? Yes, sir. ठीक, बताइए किसमें डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है और किसमें डाइहेड्रल एंगल 180 है? Second वाले में 0. So पहले वाले में 0. पहले वाले में 180. Don't ask what is dihedral angle. बंदा भी देख के बता सकता है कि यहाँ H और X अपोजिट है, एंटी पैरेलल है,
180 डिग्री, यहाँ पर पैरेलल है 0 डिग्री है। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको नाम देते हैं एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये लिख लो आप। तो दूसरा वाला क्या है सर? क्या बेटा? तो वो प्रोनाउंस कैसे करेंगे दूसरा वाला? सिन। ओके। हो गया? यस सर। सर वेट। अब इसमें कंटिन्यू करिएगा बेटा। 5th पॉइंट में नेक्स्ट चीज लिखिएगा। If the Okay. elimination occurs, So wait. सर ये नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हो आप? हाँ नहीं 5th पॉइंट में कंटिन्यूएशन है बेटा, बड़ा पॉइंट है। ओके सर। बोला जाए सर मैं प्रीवियस sir. पेज दिखा सकता प्रीवियस पेज। ओके, देखिए अभी आपको अगर कम समझ में आता है तो आप पूछ जरूर लेना बेटा, क्योंकि बाद में पूछोगे तो मैं आपको बताने के लिए ना इनकेपेबल हो जाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो एक साथ डिस्कस नहीं हो पाएंगी बाद में। फिर तो मैं केवल ये बोलूंगा स्टेटमेंट याद रखना है आपको। इसलिए अभी आप कुछ भी कोई भी छोटी सी छोटी चीजें पूछ लो, बोलो। तो यहाँ पे प्लेनारिटी कैसे आ रही है? अरे कॉमन सेंस है। ये डंडा और ये डंडा, तुम क्या समझ में नहीं आ रहे? प्लेन में पूरा हाँ ये से समझ गया अभी। ये सब प्लेन। और बताइए और कुछ। सर। सर सर वो एंटी प्लेनर ज्योमेट्री है ना? हाँ एंटी एंटी पेरी प्लेनर बोलते हैं, या एंटी प्लेनर नहीं, एंटी पेरी प्लेनर। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? बोलना शुरू करूं, पॉइंट कंटिन्यू करूं? यस चलिए लिखिएगा। इफ द रिएक्शन अकर्स if the reaction occurs सर आपने with एलिमिनेशन बोला था। कौन बीच में क्या बोल दिया, मेरे को बोलने नहीं दे सर रहे। कुछ नहीं। कुछ नहीं। If the reaction occurs with anti-periplanar geometry, then elimination is called anti-elimination। ये लिख लीजिएगा, रिपीट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ। If the elimination occurs with anti-periplanar geometry, then elimination is called anti-elimination। समझ गया बेटा? So then the elimination is called anti नहीं बेटा, anti-elimination। professor. नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, सब पॉइंट करके इसको लिख सकते हो। If the elimination occurs with sin periplanar, that is called sin elimination। बताइए इतना आसान सा क्या पॉइंट है ये? रिपीट। क्लियर?
यस फिर लिखिएगा अब फिफ्थ का, ये मान लीजिए फिफ्थ का लेटर से डी वाला पॉइंट है। हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फिफ्थ पॉइंट। तो ये सब पॉइंट लिखेगा। एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन anti-elimination is greatly preferred. Anti-elimination is greatly preferred over sin elimination. Sir, can you repeat after greatly preferred? Over sin Greatly elimination. preferred over sin elimination. सर क्या ये इसलिए होता है कि सिन में रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का? क्या बेटा? सर क्या ये आपने जो बोला वो इसलिए होता है क्योंकि सिन में रिपल्शन होता है क्या इलेक्ट्रॉन्स का? सेम पैरेलल है ना एक दूसरे के? रिपल्शन नहीं होता है, रिपल्शन कम होता है। अच्छा ओके सर। कहां तक लिख लिया बेटा? Over sin elimination. Over sin elimination because in anti-elimination the steric interactions are minimum. Steric interactions are minimum, and the molecule requires less energy to reach transition state. Can I repeat? And the molecule requires less energy to reach transition state. Further लिखिएगा E2 almost occurs with anti. Could you repeat? E2 almost occurs with anti. That means E2 लिखा तो इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन। ऑल्दो ये 100% सही नहीं है, लेकिन 99.99% सही है। समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. अगर if you are a student of let us say 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, उसके ऊपर बेकार है। इस रैंक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो केवल ये स्टेटमेंट याद रखना है। और अगर आपको लगता है कि आई एम केपेबल ऑफ गेटिंग अ रैंक बेटर देन 1000, मैं 500 वाला हूँ, मैं 100 वाला हूँ, मैं 50 वाला हूँ, तो आपको वो पॉइंट याद रखना है जहां लिखा है ग्रेटली प्रिफर्ड। मतलब ये 100% एंटी एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जो है उस रेंज वाले बच्चे नहीं हो, ये आपको खुद डिसाइड करना है।
अगर आप उस रेंज वाले बच्चे नहीं हो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि 99.99% क्वेश्चंस में आपको E2 एंटी एलिमिनेशन यूज करना है, तो पता चला 1000 क्वेश्चंस में हार्डली कोई एक आध आपको मिल रहा है जहां पर सिन एलिमिनेशन होता है E2 में। बट अगर आपने दिमाग में वो दो मिक्स कर लिए तो हर बार आप फाइट करोगे कि सिन करें कि एंटी करें, और जब फाइट करोगे तो 50% आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पर आपकी जो हाफ प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, उसको 1 कर सके, वो तभी हो सकता है जब आप ये यकीन कर लें कि आपका रैंक 500, 600, 7 इस टाइप का आ सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और बिना किसी कंफ्यूजन के आपको ये रट कर रखना है कि E2 मतलब एंटी। तो ये मैं जनरल मैनर में सारे बच्चों के लिए लिखा हुआ है, और जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छी रैंक केपेबल है, तो वो जहां ग्रेटली प्रिफर्ड है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। ठीक है? अब आते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट सिचुएशन। और डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? ये इसका रिएक्शन हमने कराया C2H5O Na/C2H5OH। इसका भी रिएक्शन हम लोगों ने कराया C2H5ONa/C2H5OH। और यहाँ पर ऑल्दो यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट, यहाँ लिख सकते हो यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। विल बी क्यों लिखा रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि आज से 5 महीने बाद आप रिवाइज करते हो, तो उस टाइम पर यहाँ पर जब आप पहुंचोगे इस पेज पर, तो ये स्टेटमेंट आपको पिंच करेगा कि भाई तेरे को आता नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज E2 रिएक्शन। अभी तो मैं मानकर चल रहा हूं या लिख कर चल रहा हूं कि हाँ ये E2 करना है। एग्जाम में वो नहीं बताएगा कि बेटा ऐसा करो, E2 वाला फॉलो करो और आंसर लिख दो। तुम्हें डिसाइड करना होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा। 4 पॉपुलर मैकेनिज्म्स में यू हैव टू सिलेक्ट वन, यू हैव टू पिक वन, और जब वो पिक करोगे तब उसकी मैकेनिज्म लगाओगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर लिखोगे। नाउ यू कैन इमेजिन आपका लेवल धीरे धीरे कितना अच्छा हो जाएगा। अभी आपको SN1 आता है, SN2 आता है, E1 आता है, E2 आता है। अभी आपको पिक करना नहीं आता कि कौन सी मैकेनिज्म लगाएं। आपको मैकेनिज्म सारी आती है, लेकिन कौन सी मैकेनिज्म किस एग्जाम्पल में लगेगा, इसमें अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज हल्का फुल्का SN1 SN2 में हुआ है। अभी E1 E2 में थोड़ा और आएगा, फिर चारों का मिल के आएगा। अभी के लिए एरो के ऊपर केवल इतना लिख लेना कि ये मैकेनिज्म E2 वाला होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर भी आप E2 लिख लेना।
अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल जो डिस्कशन है। हमने अभी अभी क्या लिखा बेटा कि E2 मैकेनिज्म कहां पर होगी, जहां पर सॉरी E2 मैकेनिज्म कौन सी होगी, एंटी एलिमिनेशन। एंटी। अब ये एंटी का मतलब क्या है, क्या देखकर तुम बता सकते हो यहाँ HBr एंटी है कि यहाँ पर HBr एंटी है? सेकंड केस। सेकेंड वाला। तो ये चीज कहीं कोने में हाईलाइट कर लेना कि आई मेड अ मिस्टेक इन सिलेक्टिंग विच वन इज एंटी, ठीक। और वहां लिख देना by directly looking at Fisher projection we will not be able to identify anti or syn. For anti or syn we need Sawhorst projection. Can you see? Yes, sir. ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको अपने को सुधार लेना है। तो कैसे सुधरेगा, जब तुम अपनी गलती को लिखोगे, हाईलाइट करोगे, है ना। अगर तुमने पेंसिल यूज किया और इरेजर यूज किया तो बहुत सारी आप गलतियां जो है इरेज कर डालोगे, और जब तुम अपनी गलतियां इरेज कर देते हो तो फ्यूचर में जो मिस्टेक करोगे यू विल फील कि ये मेरी पहली मिस्टेक है, जबकि वो मिस्टेक तुम पहले ही 4 बार कर चुके होगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मिस्टेक्स का एल्बम बनाएं और उसको रेगुलरली देखें, है ना। पहले फोटोज के लिए एल्बम रहता था, आजकल तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल गया है। तो एल्बम जब आप देखते हैं ना तो यादें ताजा हो जाती हैं कि अच्छा ये तो पुरानी मिस्टेक थी मेरी, ओहो हो। तो ये जब आपको आने लगेगा ना तो आप में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। अब इसमें देखो, मेरे ख्याल से आपने अपनी मिस्टेक का वो बना लिया होगा, एल्बम में हाईलाइट कर लिया होगा, फोटो चिपका ली यहाँ पर कि भाई एंटी चेक करने के लिए कहाँ चेक करना है, क्या फिशर चेक करना है, नो। समझ गया सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, डिटेलिंग सारी। फिर मैं आपको क्विक मेथड भी सिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन कोई दूसरा बच्चा 3-4 मिनट्स में करेगा, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, उसी क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में कैसे करें। तो लेकिन वो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको पहले डिटेल वाला भी आना चाहिए। तो अब आप ध्यान से सुनो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो फिशर प्रोजेक्शन दिया है उसको किसमें कन्वर्ट करें, Sawhorst. इनटू सॉहॉर्स। क्या याद है कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes. यस सर। याद है मैंने कुछ आपको डॉग वाला स्टाइल, लायन वाला स्टाइल, कुछ तो बताया होगा, चीप वाला मेथड, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि व्हाट आर द 2 ग्रुप्स व्हिच यू हैव टू एलिमिनेट। कैन यू आइडेंटिफाई? HMBR। HMBR। तो ये चीज यहाँ लिखो, क्योंकि कल का मतलब है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि H और Br का एलिमिनेशन ना हो, HBr ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में अल्काइल हैलाइड है, कल को कोई और लिविंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट आइडेंटिफाई द 2 ग्रुप्स व्हिच वी हैव टू एलिमिनेट, ऐसा लिखो। फर्स्ट आइडेंटिफाई द 2 ग्रुप्स व्हिच वी हैव टू एलिमिनेट। सबने लिख लिया? Yes, sir. Here, by interchange operation, bring those 2 groups vertically. By interchange operation, bring those 2 groups vertically. एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर सकते? बेटा मैं खुद भूल गया फर्स्ट पॉइंट क्या था, कोई इसके लिए हेल्प कर दे बेटा। First, identify the groups to be eliminated. बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैंने इंटरचेंज ऑपरेशन करके उसको वर्टिकल कर लिया, क्या आपको सही लग रहा है? वो हर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको 2 इंटरचेंज करने होते हैं सो दैट कॉन्फ़िगरेशन ना बदल जाए। Even. Anyone having any confusion? क्योंकि अभी मैं बता सकता हूँ, बाद में तुम बोलोगे सर वो रिपीट कर दो पॉइंट, तो मैं तो इनकेपेबल हो जाऊंगा। सर CH3 ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर नीचे।
जब H को मैंने यहाँ किया तो पीएच यहाँ आना चाहिए, दैट इज 1 इंटरचेंज। लेकिन किसी भी कार्बन पे एक इंटरचेंज नहीं कर सकते, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो मैं पीएच यहाँ लाके फिर पीएच को इधर लाया, तो ये हो गया इस ऊपर वाले के लिए। सेम आई डिड फॉर सेकेंड कार्बन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. यस सर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हो गया कि आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज डाउन Br डाउन H और लेफ्ट राइट। जानबूझ के मैंने कर्व्ड बनाया, ऑफिशियली कर्व्ड नहीं होगा, लेकिन तुम क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो, लेफ्ट कौन है टॉप कौन है, लेफ्ट कौन है टॉप कौन है बॉटम कौन है, तो थोड़ा कर्व्ड बना लो। इससे क्या होगा कि तुमसे कभी मिस्टेक नहीं होगी लिखने में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और जिन दो ग्रुप्स को एलिमिनेट करना है उनको थोड़ा कलर अलग कर दो। पेन वगैरह तो तुम्हारे पास होंगे ही कलर वाले। कर लिया? अच्छा, अब बताइए, मैं यहाँ रोटेशन करा रहा हूँ, आप रीजन बताइए कि मैं रोटेट क्यों करा रहा हूँ। एंटी फॉर्म बनाने के लिए। एंटी फॉर्म में आना चाहिए ना। यस, एंटी फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए मैं रोटेट करा रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख देना, रोटेशन इज अलाउड बिकॉज इट इज अ फ्री रोटेशन and we have to bring Br and H in anti position, anti periplanar. सबने कर लिया बेटा? Yes, yes. बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से सब बताया है। अनफॉर्चुनेटली सीक्वेंस में, स्टाइल में कहीं बुक्स में लिखा नहीं होगा, और तुम्हें नॉर्मल वाली बुक्स में तो मिलेगा भी नहीं। अगर तुम्हें देखना भी है तो ये सब मॉरिशन पॉइंट में, उसमें भी ऐसा कुछ लैंग्वेज वाइज नहीं लिखा रहता है, इतनी चीप स्टाइल में कोई नहीं बताएगा उसमें, वो सब स्टैंडर्ड वे में लिखा रहता है। तो अगर वो लैंग्वेज आप समझ पाओगे तो गुड, नहीं तो यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, उसको जैसा भी आप लिखो, चीप लैंग्वेज लिखो, व्हाटएवर वे, आपको मार्क्स लेकर आना है, ये आपका मोटिव होना है। कॉन्सेप्ट भी आता है और मार्क्स भी आता है, खाली कॉन्सेप्ट आने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं आएगा तो पड़ोसी बेइज्जती कर देंगे आकर के। सबने याद तो कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. अब क्या है फाइनली करना, Dr को हटाना, H को हटाना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. यहाँ डबल Yes, sir. बॉन्ड बना देना है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, PH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, PH यहाँ आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. और इस H को लेने के लिए Yes, sir. कौन आएगा? C2H5O माइनस, इस H को खाएगा, ठीक, और Br माइनस जो है Na+ के साथ चला जाएगा। सर आप फाइनल वाला डायग्राम को बता दो। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोला बेटा आपने? फाइनल वाला डायग्राम एक वापस बता दो। फाइनल वाला डायग्राम, फाइनल वाला डायग्राम तो मैंने खाली बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया। ये डंडा तुमको दिख रहा है बीच में, यहाँ सिंगल डंडा है, डबल डंडा डाल दो और कॉपी कर लो, H और Br हटा दो। ओके सर। बहुत आसान सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। Anyone having any confusion, any doubt? सबको क्लियर है एलिमिनेशन कैसे हुआ?
सर वो Yes, sir. C2H5 क्यों लिखा है? यस सर। वरना तुमको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनेगा। भाई सिस एल्कीन बन सकता था, ट्रांस एल्कीन बन सकता था, दोनों बन सकते थे। तुम्हें क्लियर पता है कौन बन रहा है, यानी ओनली ट्रांस यहाँ पर दिख रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Yes. सर बोलो बेटा। सो एरो के साइड में क्या लिखा है? एरो के साइड में, एरो कहाँ है? सर राइट है। C2H5O minus. I said C2H5O minus will abstract this H. Should I remove this page? Have you all copied everything? Sir, please wait. सर Okay, I'm waiting. सर Yes, बेटा। सर टॉप राइट वाला नोट क्या था सर? टॉप क्या था? टॉप टॉप राइट में जो नोट था वो क्या था? वो नोट नहीं था, कौन सा मिस्टेक। टॉप राइट? सब वो जिसमें हमको अपना मिस्टेक है। मेरे को खुद याद नहीं क्या है, कोई हेल्प कर दो इसकी। वो एलिमिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी, एंटी फॉर्म और अपना मिस्टेक नोट डाउन करना। हाँ मिस्टेक। सर वो लास्ट में ट्रांसफॉर्म क्यों आया बता सकते हो? अरे आया क्या, वो तो बन गया। तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? पीएच इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, पीएच बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया, बस वो ट्रांस आ गया। तुम्हें क्या करो? ओके सर। वो नेचुरली आया बेटा, अपने आप ही वो फ्लो में बना है, हमने नहीं बनाया उसको कुछ। ओके सर। बेटा हर कोई स्मॉल स्मॉल जो भी आपको डाउट आ रहा है यहाँ पर, उसको लिख करके उसका सोल्यूशन लिखो कि अच्छा ये चीज ऐसे हुई है। किसी को पता, किसी ने पूछा ट्रांस क्यों आया, तो उसको आप लिखो कि भाई ट्रांस कैसे पता चल रहा है, तो वो सीक्वेंस से पता चल रहा है। हमने कुछ नया इसमें किया थोड़े ना है। तो दोज थिंग्स यू हैव टू हाईलाइट। सर Br को कौन एलिमिनेट करेगा? Na के साथ चलिए। क्या बेटा, क्या बोला आपने? सर समझ गया। ओके। सर बोलो ना बेटा। सर वो लास्ट में ट्रांस का क्या किया था? कोई हेल्प करेगा इस बच्चे की? बेटा एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। आफ्टर एलिमिनेशन हमको जो स्ट्रक्चर मिला है वो ट्रांसफॉर्म में था। सबने सब कुछ लिख लिया इस पेज से रिलेटेड? Yes. यस सर। नो मोर डाउट्स हियर? नो सर। नो सर। अब अपना दिमाग यूज करिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, और इसमें वही पूरी चीजें करिए। गेट द आंसर फाइनल, पूरी वही स्टाइल करिए जो आपने लिखा है यहाँ पर।
बेटा हो पा रहा है? यस यस सर। यस सर। सर इस वाले में सिस फॉर्म आया ना लास्ट में। यस सर। हाँ सर, सिक्स फॉर्म। आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो मैं एक बार करता हूँ, और अगर आपको थोड़ा भी मिसमैच होता है तो आप इसको नोट कर लें। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कौन से दो ग्रुप्स एलिमिनेट होने हैं, कल को बदल भी सकता है। फिर उसके बाद आप उसको वर्टिकल ले जाओ। ठीक, फिर इसके बाद इसको तुरंत आप, अच्छा जब ये फिशर से सॉर्ट्स में जाता है तो हमेशा डाउन डाउन रहता है, इक्लिप्स वे में ही फिशर बनता है। ये हमने पहले भी लर्न किया हुआ है। ठीक, तो इसमें आ जाएगा Br, यहाँ H, यहाँ CS3, यहाँ PH। वैसे तो आप इतना स्मूथ कर रहे हो कि इसी को आप सेकेंड्स में कर लोगे, बट फिर भी मैं आपको बाद में क्विक मेथड भी बताऊंगा। इसमें तुरंत आप इसको एंटी कर लो, यहाँ Br, यहाँ H, और किस वाले पार्ट को आपने घुमाया? इसको, तो ये एज सच रहेगा, और ये घूम गया, इसका मतलब CS3 इधर आ गया, PH इधर आ गया। फिर क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं, H हटा दो, Br हटा दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। फाइनल आंसर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, इधर CS3, इधर PH, इधर CS3, इधर PH। कोई बच्चा है जिसको ये ना आया हो, कुछ पूछना हो बेटा? ठीक है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इधर? सब खत्म हो गया? यस यस सर। फिर भी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो अगर किसी का कुछ रह गया हो बेटा। Should I remove this now बेटा? सबने कॉपी कर लिया? यस यस सर। चलिए अब क्विक मैथ है। देखिए जितने भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये आपको जैसे आप खाना पीना खाते हैं ना, वैसे ही आपको ये खा जाने कॉन्सेप्ट, और एकदम अंदर पहुंच जाने चाहिए आपके। ठीक है, खाने का मतलब है, याद रख पाओगे? ईट, ईट का क्या मतलब है? ईट का मतलब है ई फॉर एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? टू ग्रुप्स which
we have to eliminate should be erythro. एरिथ्रो समझते हो ना बेटा? फिशर प्रोजेक्शन में एक तरफ की होना, फिशर प्रोजेक्शन में द ग्रुप्स जो वैसे तो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड बोलते हैं, बट यहाँ पर एरिथ्रो हमारे लिए क्या है? द टू ग्रुप्स विच वी हैव टू एलिमिनेट, दोज टू ग्रुप्स शुड बी एरिथ्रो. ठीक है? ए का मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन और टी का मतलब होता है ट्रांस. यानी कि अगर तुम्हारा जो दो ग्रुप्स तुमको एलिमिनेट करना है वो फिशर प्रोजेक्शन में एरिथ्रो पोजीशन पे होंगे, एलिमिनेशन एंटी होगा, देन योर प्रोडक्ट यू विल गेट व्हाट? ट्रांस. क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया? यस यस सर. इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है? इसी का दूसरा वर्जन होता है टैग. टैग क्या होता है? देखो, ऐसे मैं तुम्हें कोड वर्ड्स फ्यूचर में भी बताऊंगा, दूसरे जगह पर जब आएगा, एडिशन वगैरह में भी आएगा. उसकी खास बात ये होती है कि एक कोड वर्ड आप याद रखो, दूसरा आप अपने आप बना लोगे. कैसे? उसमें क्या होता है, 3 लेटर्स में 2 लेटर चेंज हो जाते हैं, एक फिक्स रहता है. ए रहेगा तो इसको बदलना पड़ेगा. तो ई का उल्टा क्या होता है? एरिथ्रो का उल्टा होता है थ्रियो. ये ऐसे ही है. और सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिस. क्या बेटा सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. अब इधर देखो, ये बताइए HBr एरिथ्रो पोजीशन पे है कि थ्रियो पोजीशन पे है फिशर प्रोजेक्शन में? एरिथ्रो. तो यहाँ ये फंडा एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि ये तो E2 एलिमिनेशन एंटी होता है, तो आपको ट्रांस ही मिलेगा. आंसर डायरेक्ट. समझ में आया? यस सर. यस सर. आप उसको एनालाइज करके आंसर लिख सकते हो. फिर इसमें देखो, H और Br आपस में किस पोजीशन पे है? थ्रियो. और थ्रियो पोजीशन पे, इसलिए टैग वाला फंडा लग जाएगा. ठीक है? अच्छा, एक और खास बात, अब ये थ्रियो पोजीशन डेक्स्ट्रो भी हो सकती है और थ्रियो पोजीशन लेवो भी हो सकती है. बोथ, whether you take dextro or you take levo, both will give you cis. जबकि यहाँ ये क्या है? ये मेजो वाला स्टाइल है. ऑल्दो ये मेजो नहीं है, लेकिन ये उसी स्टाइल में है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. तो ये फंडास भी आप लिख दो. सर एरिथ्रो में आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एरिथ्रो में लास्ट में मैंने लिखा टू ग्रुप्स विच वी हैव टू एलिमिनेट शुड बी एरिथ्रो. सर यस बेटा. सर आप वो डेक्स्ट्रो और लेवो वाला पार्ट वापस बता सकते हो? एक्स्ट्रा लेवल यहाँ के लिए मैंने बोला. अब ये फॉर्म डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, ये फॉर्म लेवो भी हो सकता है. आप कोई भी फॉर्म चूज करोगे, आपको जो है, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो लेवो आपको थ्रियो आइसोमर आपने इस तरह से लिखा, वो एक्चुअली डेक्स्ट्रो लेवो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहा है. फिट ज्यादा कब हो जाएगा, जो अभी नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो H और Br सेम होते एटम्स, तो ये मेजो होता. लेकिन क्या यहाँ मेजो पॉसिबल था? नहीं. यहाँ डेक्स्ट्रो और लेवो ही रहने वाला है. तो डेक्स्ट्रो और लेवो ये थ्रियो आइसोमर वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सिस मिलेगा. बस इसको थोड़ा सा रिलेट किया है. ओके सर. और इसको ऑन द स्पॉट तुम्हें डिसाइड करना है, पहले से रटना नहीं है. पहले से क्या रटना है? ये. यस सर. ठीक है?
किसी ने पूछा है कि क्या ESC जैसा या TST जैसा कुछ होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई रिएक्शंस होनी चाहिए। तो एलिमिनेशन वाली रिएक्शन जो है वो एंटी वाली आती है, तो इसलिए हम उसी में ज्यादा डील करते हैं। एडिशंस वाले में सिन वाला भी आता है, तो एंटी वाला भी आता है, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलती है। तो विल डिस्कस दोस थिंग्स लेटर ऑन। फिर आई रिमूव दिस। Sir, यस बेटा। sir, what you have written after eliminate should be? कहाँ eliminate should be erythro. Those who do not know erythro का मतलब क्या होता है, वो ऐसा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें, ऐसा, इसको एरिथ्रो कहते हैं। और जिनको थ्रियो नहीं मालूम है वो हल्का सा ये डायग्राम बना लें। ये दो ग्रुप उनको जो एलिमिनेट करने होते हैं वो फिशर में अपोजिट होने चाहिए। असली में एरिथ्रो का डेफिनेशन अलग है, उसमें क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड, दैट इज अ डिफरेंट वे। ये हम लोग एरिथ्रो बता रहे हैं कि दो ग्रुप्स जिनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं वो एरिथ्रो होने चाहिए। ये सब हटा दिया जाए बेटा। Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा। Anti-elimination is also found in dehalogenation. Anti-elimination is also found in dehalogenation. आप देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। Go in the same manner जो हमने पहले किया है and try to find your answer. I hope आप आंसर सही सही निकाल पाओगे। बिना मेरी हेल्प के आंसर निकालिए, and if you want you can share on WhatsApp group also. सर हमें फाइनल प्रोडक्ट बताया है कि वो सेस होगा या ट्रांस। नहीं, पूरा प्रोसीजर करो बेटा, शुरुआती टाइम है अभी, तो तुम धीरे धीरे काम हो रहा है, तुम्हारा मेच्योर हो रहे हो, तो पूरा करना है और फिर एंड में लिखना है दिस कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय ईट मेथड। ओके सर।
सबने सोच लिया बेटा? ओके ओके, सर 1 मिनट मोर। हाँ, दोनों में ही सारा प्रोसीजर करिएगा। वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए जो भी आपने अभी एच और बी आर के लिए किया था। वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? शेयर करने वाले में केवल एक बच्चे ने शेयर किया है। देखिए, एक मिस्टेक जो आप में से कुछ लोगों ने गलती से कर दिया होगा वो ये कि हमको इस बार एच और बी आर एलिमिनेट नहीं करना था, बी आर करना था। तो पहला पार्ट यही था आपका, आइडेंटिफाई द टू ग्रुप्स व्हिच यू हैव टू एलिमिनेट। क्या आप इस बात को समझ पाए बेटा? यस सर।
और अगर वो कर लिया उसके बाद तो आप फिर एक्सचेंज कर लो, और एक्सचेंज करने के बाद या तो फिर आप केवल ये देख लो कि जो ग्रुप आपको एलिमिनेट करना अगर वो एरिथ्रो है तो फिर आप उसको ट्रांस बना दो, और ट्रांस बना दोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। ये हो गया। अब एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट और लिखते हैं। चलिए लिखिएगा, ये आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा। कौन सा पॉइंट है बेटा ये? 6 point. 6th है कि 7th होगा? कि ये वाला सर 7 ये एक पॉइंट तो ये खुद भी था। लिखिएगा, E2 reaction is stereospecific. E2 reaction is stereospecific. E2 reaction is stereospecific. नीचे लिखिएगा what is stereospecific. What is stereospecific? लिखिएगा, different stereoisomeric reactants, give different stereoisomeric reactants give different stereoisomeric products. Different stereoisomeric reactants give different stereoisomeric products. देखो, इसको देखकर बताओ, क्या ये तुम्हें लगता है कि ये मेसो है? यस सर। यस सर। मेसो है ना? इसको देखकर बताओ, ये क्या मेसो हो सकता है? यस सर। कैसे होगा मेसो ये? नो सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, कुछ भी नहीं बोलना है, हाँ, पहले समझना है और उसके बाद बोलना है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसलिए आपको यहाँ मेसो बोल पा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये डेक्स्ट्रो होगा और लेवो होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया, बिकॉज प्रीवियस एग्जांपल में आप डेक्स्ट्रो लेवो समझ नहीं पाओगे, मेसो समझ में नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वहां पर ग्रुप्स अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो मैंने जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट किया जिसमें दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जब तुमने ये मेसो वाला लिया तो बताओ यहाँ क्या मिला तुम्हें? ट्रांस मिला, सिस मिला, क्या मिला? क्या मिला यहाँ पर? सोच के बताओ बड़ा, कोई कह रहा ट्रांस, कोई कह रहा सिस, जान लोगे क्या मेरी? सर ट्रांस। सर ट्रांस मिला। ट्रांस मिल रहा है ना? और जब तुमने ये लिया डेक्स्ट्रो या लेवो, तब क्या मिल रहा है? सिस। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेसो गिविंग ट्रांस, डेक्स्ट्रो नॉट गिविंग ट्रांस? तो इसका मतलब है डिफरेंट रिएक्टेंट गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। यही तो है स्टीरियोस्पेसिफिक। ये समझ में आया? यस सर। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रिएक्टेंट गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच यू कैन हाईलाइट हियर। आप यहाँ लिख सकते हैं, like in the previous dehalogenation process, when we took meso compound, then we got transformed as a product, and when we took dextro or levo, we got
yani when we took racemic mixture, we got cis form. That means it is a stereospecific. क्या आप लिख पाओगे इतना बेटा, या दोबारा इसको मैं बोल दूं, आप सुन लो फिर लिख लो? सर आप वापस बता सकते हैं? मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, मैं खाली बोलूंगा, तो एक बार सुन लो अच्छे ढंग से, फिर कोई लिख लो, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने ऐसे बोला कि स्टीरियो स्पेसिफिक डेफिनेशन तो तुमने लिख ली है, एग्जांपल लिखना है, तो आप लिखोगे कि इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच इज डीहैलोजिनेशन, व्हेन वी टुक मेसो कंपाउंड वी गॉट a trans isomer, trans product, and when we took racemic mixture, dextrolevo, when we took enantiomers, we got a cis isomer, cis product. That means different reactant giving different product from stereo chemistry point of view. That is why stereo specific. So can you show the previous slide? सर एलिमिनेटिंग ग्रुप कौन से थे, वो आपने कैसे पहचाना? डीहैलोजिनेशन नाम है। ओके सर। ये कैसे पता चला डीहैलोजिनेशन है? तो ये रिएजेंट वहां तुमको लिखा हुआ है, तो फ्यूचर में तुमको पता चलेगा ना कि इस रिएजेंट पे क्या रिएक्शन होता है। अभी के लिए मैं खुद बता रहा हूँ कि इट इज डीहैलोजिनेशन। सर हम ये बोल सकते हैं क्या मेसोफॉर्म हमेशा ट्रांस ही देगा? मेसोफॉर्म हमेशा ट्रांस देगा, हाँ। ओके सर। तो जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, क्या बेटा? तो जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है होगी? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए है, सेंटर ऑफ सिमेट्री 3D स्ट्रक्चर में होता है। ओके सर। जैसे तुमने मुझसे डाउट पूछा और तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया क्योंकि तुमने ओके बोला, तो इस चीज को हाईलाइट करो, लिख दिया। हाँ, तो ये काम मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, अपनी मिस्टेक्स का एल्बम बनाना सीखो। जब एल्बम तैयार हो जाएगा ना, तुम्हें खुद बहुत खुशी होगी और तुम ऐसा भी कई बार सोचोगे, ओहो इतनी घटिया मिस्टेक मैं करता था। इसको कहते हैं लेवल अप हो जाना। तुमने बड़ा लिख लिया जो मैंने बोला था लिखने को? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, वो मीनिंग समझ गए? अगर किसी बच्चे ने नहीं लिख पाया हो तो जस्ट रिक्वेस्ट करो, कोई ग्रुप में डाल देगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे ह्यूमन है, कोई ना कोई तो डाल ही देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, E2 reaction is stereoselective. बताओ नीचे क्या लिखोगे इसके? What is stereoselective? अब आपको स्टाइल भी समझ में आ गई ना मेरे लिखाने का स्टाइल। चलिए इसको पहले आप डिफाइन कर लो।
out of different possible stereoisomeric products, out of different possible stereoisomeric products, सर आप रिपीट कर सकते हो? out of different possible stereoisomeric products, out of different possible stereoisomeric products, only one diastereomer, only one diastereomer or pair of enantiomers form. Only one diastereomer forms or pair of enantiomer forms. दोनों चीज साथ में नहीं मिलती. Sir, can you repeat from pair of enantiomer? Pair of enantiomers forms. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते नाम है, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे. एक जगह लगा स्टीरियो सिलेक्टिव और एक जगह लगा स्टीरियो स्पेसिफिक. देखो नाम में छिपा हुआ है. नाम दूसरा वाला क्या है? स्टीरियो सिलेक्टिव. यानी तुम रिएक्शन लिख रहे हो जिसका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में तुम्हें सिलेक्ट करना है. क्या सिलेक्ट करना है? स्टीरियो. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है जब तुम स्टीरियो सिलेक्टिव बोलोगे तो केवल तुम्हारा ध्यान प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, तुम रिएक्टेंट चेक नहीं करोगे. जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक चेक करने के लिए तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर. तो स्टीरियो सिलेक्टिव भी है ये रिएक्शन. तो भाई स्टीरियो सिलेक्टिव देखो है कि नहीं? क्या तुमको यहाँ सिस और ट्रांस दोनों मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन ट्रांस का सिस भी होता है, मिल केवल ट्रांस का है. यहाँ भी देखो, क्या तुम्हें सिस ट्रांस दोनों मिल रहा है इस रिएक्शन? नहीं, केवल सिस मिल रहा है, जबकि सिस का ट्रांस भी पॉसिबल है. इसका मतलब या तो आपको ट्रांस मिला या तो आपको सिस मिला. और ये कौन सी मैकेनिज्म है? E2. इसका मतलब E2 इज स्टीरियो सिलेक्टिव. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर भी ये चीज आप लिख लो कि इन द प्रीवियस डिहेलोजिनेशन एग्जांपल इन प्रोडक्ट्स वी कैन गेट सिस एंड ट्रांस, बट वी आर ईदर गेटिंग सिस or we are getting trans. We are not getting both products together. That is why reaction is stereo selective. लिख पाओगे बेटा? Yes, sir. फटाफट लिखो. जो नहीं लिख पाए वो रिक्वेस्ट करें ग्रुप पे. फियर ऑफ इंसल्ट, ये तो आप भूल ही जाओ. फियर ऑफ इंसल्ट, इस पे तो मूवी बननी चाहिए. सर ये एक पॉइंट है. इसको कोई थप्पड़ मारे. सर बोलो ना. सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि E2 मैकेनिज्म में हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो मेजर होता है? क्या चीज? एक प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या होता है? वही मेजर प्रोडक्ट होता है. मतलब मैं समझा नहीं, मेजर बोल रहे हो क्या बोल रहे हो?
वो इसकी हेल्प करेगा बेटा। तो सर E2 मैकेनिज्म में बस एक ही प्रोडक्ट मिलता है ना? एक ही प्रोडक्ट मिलता है मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। तुमने ये रिएक्टेंट लिया होता तो ये मिल रहा है, ये रिएक्टेंट लिया है तो ये मिल रहा है, दोनों मिल सकते हैं। लेकिन किसी एक रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिल रहा है, प्रोडक्ट एक नहीं मिल रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिल रहा है। ओके सर। प्रोडक्ट तो स्ट्रक्चरली अलग अलग मिल सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा। और याद रखना ये स्टीरियो जो भी नाम आ रहा है ये तभी आएगा ना जब उसके अंदर सिस, ट्रांस, मेसो ये सब पॉसिबल हो। अगर मान लो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसमें ये वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा। ये जनरल हमने इसको जनरलाइज वे में लिखा है केवल। आज हमने बहुत डिफिकल्ट चीजें डील की हैं। ये सारी जो चीजें आज हमने की है ये पूरा समझ लीजिए एडवांस्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, मेन में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो तो कोई भी जाके टिक कर देगा, सब पास हो जाते हैं, बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसका हेडेक नहीं लेना है आपको। आप मान कर चलो अगर आप जो केवल लेक्चर भी अटेंड करोगे ना, हल्का फुल्का भी सॉल्व करोगे तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मेन में तो कोई वही नहीं है। एडवांस के लिए आपको मेहनत करनी है। जो टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ पर जो चल रहा है उसको रिवाइज करो। उसको जब पूरा फिनिश हो जाता है शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। प्रॉब्लम्स जहां जहां से बोल रहे हैं वो सब करिए, है ना। जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के जो सेशंस कराए हैं उनको अच्छे से नोट्स में लिखिए, वो सब रिवीजन में काम आएंगे बाद में। should I remove this? Yes. Yes, sir. चलिए इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा। मेरे ख्याल से इसमें ये फिनिश हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें कौन सा पॉइंट है बेटा? 9th होगा ना मेरे ख्याल से। Yes, sir. लिखिएगा। The reaction is highly regio selective, क्योंकि नया वर्ड आ गया regio selective in forming the more stable product as major product, जिसको आप सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। सेटजेफ बोलो या इसको सेटसेफ बोलते हैं। कॉपी कर लो इसको। ये बीच में ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है।
लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब इसमें एक एग्जाम्पल आप इसका ये वाला लिखो यार। तो यहाँ पर अपने को पहले से मालूम है E2 एलिमिनेशन है, वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है ना। तो और इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारा Br लिविंग ग्रुप है उसके साथ साथ कौन निकलेगा? बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? उसके लिए पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें? बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने बीटा कार्बन है? 2। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा एच बोलोगे। 2 टाइप्स ऑफ बीटा एच। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली यू आर गोइंग टू गेट प्रोडक्ट्स? 2 प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH और एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 ये। तो वो क्या कहता है? मोस्टली जो है कौन सा बनेगा? ये। इसको बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव। रीजन सेलेक्ट किया आपने, किस रीजन में वो एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो उसने बोला है कि 2 पॉसिबिलिटीज थी। मेजर आपको वो मिलेगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, और इसी को हम लिखते हैं सेट्जेफ प्रोडक्ट। ये क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। लिख लो इसको। तो आपने बीटा एलिमिनेशन के नीचे क्या लिखा है? 2 टाइप्स ऑफ बीटा एच यहाँ। सर इसमें आपने रीजियो सिलेक्टिव क्या एक्सप्लेन किया? रीजियो का मतलब रीजन से रिलेटेड है ना। तो कहाँ कौन सा रीजन हो सकता है डबल बॉन्ड का? तो बोला गया एक रीजन डबल बॉन्ड का ये है और एक ये है। तो रीजियो सिलेक्टिव यानी एक रीजन को वो ज्यादा प्रेफरेंस में ले रहा है। तो किसको प्रेफरेंस में लिया? इस रीजन को। समझ में आया? यस सर। सर माइनर प्रोडक्ट वाले का नाम क्या लिखा है? हॉफमैन प्रोडक्ट। सबने बेटा लिख लिया?
Am I not audible? Yes, sir. चलिए देखो, हमने बहुत सारा थियरी आज पढ़ा है, तो परहैप्स इससे ज्यादा थियरी लिखना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें ही आप खो जाएंगे। तो एक पूरा आप जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक रिवाइज करिए, है ना, अभी यहीं पर बैठ करके। एंड कहीं पर भी कोई डाउट आता है सो वो आप पूछिए, रादर देन हम कुछ नया इसमें आप करें, क्योंकि नया करने के लिए मुझे नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा, और फिर वो इतना सारा थियरी के बाद नया करना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार आप सारा गो थ्रू करिए अभी जब तक आपके पास टाइम है, और उसको रिवाइज करते करते मुझसे पूछिए, ठीक है बेटा? Yes, sir. जितना भी आज हमने किया है, पुराने की बात है, जितना आज हमने किया है उसको एक बार आप गो थ्रू करिए। दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम एडवांस्ड एग्जाम पॉइंट। बहुत सारा थियरी किया है और सब बहुत अच्छा है, तो उसमें आप रिवाइज करें एंड देन यू आस्क। जिनको लगता हो कि नहीं उनका हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन दे कैन लीव। Thank you, sir. Bye. ओके। तो यस बेटा। सर नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आप थोड़े सब थियरी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन दे सकते हो क्या, क्योंकि बहुत सारी थियरी हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही पहले देखेंगे, ठीक है ना? अगर मान लो थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होगा थियरी, तो पहले वो पार्ट फिनिश करके फिर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल ही डेवलप करनी है। यस सर। ओके सर। बिना उसके तो काम ही नहीं होगा बेटा। हाँ सर। सर यस बेटा। सर इस चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बोला था, अभी एक दो और वेट कर लो थोड़ा, क्योंकि पता चला कि तुमने एक ही बार अटेम्प्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं कि फिर से अटेम्प्ट करोगे उसको, तो क्योंकि सब मिक्स्ड है बहुत, है ना, SN1 SN2 E1 E2, जब तक सब खत्म नहीं हो जाता और सबको एक साथ डील नहीं कर पाओगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए हो सकता है चैप्टर भी डिफिकल्ट लगे प्रॉब्लम सॉल्व करने। ओके सर। तो चैप्टर भी बाकी है कि एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा? चैप्टर बाकी है बेटा, अभी तो हम लोग SN1 SN2 E1 E2 ही कर रहे हैं ना, उसके अलावा भी जो मैकेनिज्म्स वो भी करेंगे, वो अपने ऊपर है, अगर वो बैच टू बैच भी डिपेंड करता है कि किसको कितना कराना है। बाय सर। ओके।
सर यस बेटा। सर जब हमने डीहाइड्रोजनेशन किया था तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिटिक होगा ना? नहीं नहीं नहीं, डीहाइड्रोजनेशन करो या डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि बेस इन्वॉल्व रहता है या दूसरा रिएजेंट इन्वॉल्व रहता है तो होमोलिटिक नहीं होता, हमेशा हाइड्रोलिटिक होगा, पोलर बॉन्ड्स है ना। सर सो Br प्लस भी बन सकता है क्या? Br प्लस बन सकता है। ओके थैंक यू सर।